सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की तासिका में आप सभी का स्वागत है। आइए सर्वप्रथम देखते हैं आज का सुविचार। सिर्फ सपनों से कुछ नहीं पाया जा सकता है। सफलता सिर्फ प्रयास करने से ही हासिल होती है। अर्थात सपने सभी देखते हैं बच्चों, आप देखते हो, मैं भी देखती हूँ, और सपने देखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम सपने देखेंगे तभी हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। सपने जरूर देखो, पर उसके साथ साथ अपने प्रयास भी जारी रखो, क्योंकि जब प्रयत्न करोगे, प्रयास करोगे, तभी सफलता पाओगे। क्योंकि सिर्फ सपने देखने से नहीं होता है, हमें उसको पूर्ण करने के लिए कोशिश करने पड़ती है। तो चलिए चलते हैं हमारे पाठ की तरफ। आज व्याकरण का संज्ञा यह टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है और भिन्न भिन्न संज्ञाओं का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि संज्ञा क्या है। व्याकरण में संज्ञा एक विकारी शब्द है। ये हमने जब अव्यय सीखा तब मैंने आपको बताया था कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी अर्थात जिसमें विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन किया जा सकता है। अब इसमें कितने प्रकार होते हैं और किस तरह से परिवर्तन किया जाता है, ये हम देखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए अब एक एक करके जानते हैं कि संज्ञा यानी व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, प्राणियों के नाम, गुणों के नाम, भावों के नाम, इसमें क्या क्या आता है, ये सर्वप्रथम हम देखते हैं। तो व्यक्तियों के नाम, जैसे किसी विशेष व्यक्ति का नाम या व्यक्ति का नाम, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ विशेष व्यक्ति का ही हमें लिखना है। व्यक्तियों के नाम हम कोई भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, जवाहरलाल नेहरू। वस्तुओं के नाम कलम, बोर्ड, पंखा, घड़ी, चश्मा। स्थानों के नाम दिल्ली, चेन्नई, आगरा, पंजाब। प्राणियों के नाम तितली, मछली, घोड़ा, हाथी। गुणों के नाम ईमानदारी, सच्चाई, होशियारी। और भावों के नाम में दया, करुणा और प्रसन्नता। तो इस तरह से हम इसमें किसी भी व्यक्तियों के नाम या विशेष व्यक्तियों के नाम, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। वस्तुओं के नाम में भी हम कोई भी वस्तुओं का नाम लिख सकते हैं जो हमें पता है। स्थानों के नाम में भी कोई भी स्थान आ सकता है। प्राणियों के नाम में हम छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी प्राणी का नाम, जानवर का नाम इसमें लिख सकते हैं। गुणों के नाम में अच्छे गुण या बुरे गुण दोनों भी आ सकते हैं। भाव के नाम में भी हम कोई भी भाव लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो व्यक्तियों, वस्तुओं और प्राणियों के अलावा जो ये गुण और भाव के जो नाम हैं और ये जो दशाओं के नाम जो होते हैं, इन्हें देखा नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है ना। हम व्यक्ति को देख सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं, स्थान को देख सकते हैं, प्राणी को देख सकते हैं, लेकिन जो गुण, भाव और दशा होती है, इन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। तो इनके नाम भी हम संज्ञा के अंदर समाहित करते हैं। तो इस तरह संज्ञा में व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, प्राणियों का नाम, भाव का नाम, गुण का नाम, दशा का नाम, ये सब नाम आते हैं। तो संज्ञा क्या है? इन सारे नामों को हम देखते हैं, वो जो ये सारे नाम होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के नाम आते हैं और इन नामों के आधार पर ही संज्ञा के प्रकार बनाए गए हैं। ये जो नाम है, इनके आधार पर ही संज्ञा के प्रकार बनाए गए हैं। हमने संज्ञा के प्रकार इसके पहले भी देखे हैं कि कौन कौन से हैं। फिर से एक बार हम देखते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इसमें कौन कौन से प्रकार समाहित होते हैं। तो संज्ञा जो है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब ये 3 तरह की मुख्य संज्ञाएं होती, लेकिन जातिवाचक संज्ञा जो है इसके अंतर्गत और 2 संज्ञाएं समाहित की जाती है, जो है समूहवाचक और दूसरी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम जानेंगे, एक एक करके जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा क्या है।
तो पहले हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्ति यानी क्या, विशेष व्यक्ति, वाचक यानी बताने वाले, और संज्ञा यानी संज्ञा, नाम। तो यहाँ जबकि नाम में दिखाई दे रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये नाम में हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यक्तिवाचक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसमें व्यक्तियों के बारे में ही आता है या सिर्फ व्यक्तियों के बारे में ही बताती है। यह संज्ञा सिर्फ व्यक्तियों के बारे में न बताते हुए किसी विशेष व्यक्तियों के, विशेष स्थानों के और विशेष प्राणियों के नाम के बारे में हमें बताती है। जैसे कि परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उदाहरण देखते हैं। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण में दिल्ली, सचिन, जवाहरलाल नेहरू, मदन, मुकेश, भारत, हरियाणा, ये सब नाम है, हमें पता है ये सब नाम है ना। इसमें व्यक्तियों के नाम भी है और स्थान के नाम भी है ना। तो जैसे दिल्ली यह विशेष व्यक्ति का नाम तो नहीं है, पर विशेष स्थान का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल व्यक्तियों के नाम नहीं आते हैं, तो विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान के नाम आते हैं ना। इसमें पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर एनिमल, इनके बारे में इसमें बताया जाता है या इनके नाम इसमें आते हैं। तो जिनमें किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान का पता चलता है, जैसे कि यहाँ दिल्ली के अलावा मुंबई भी अगर हम लिखते हैं, जैसे कि मुंबई है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद पंजाब है, ये भी हम लिख सकते हैं। इसमें यानी विशेष शहरों के, विशेष राज्यों के, विशेष भवनों के नाम भी हम इसमें ले सकते हैं, जैसे कि ताजमहल, है ना। तो ये जो सारे शब्द हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यहाँ हमने लिखे हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल किसी विशेष व्यक्तियों के नाम नहीं आते हैं, तो विशेष स्थानों के और विशेष प्राणियों के नाम भी आते हैं। हमारा दूसरा जो प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऊपर हमने व्यक्तिवाचक में देखा है कि जैसे दिल्ली, ये पर्टिकुलर नाम आया है इसमें, मदन, मुकेश, लेकिन जातिवाचक संज्ञा जब हम देखते हैं तो इसमें जाति के बारे में, जैसे कि उदाहरण में दिया है मैंने जानवर, है ना। अब जानवर से क्या होता है कि जानवर शब्द से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा जानवर है। हो सकता है वो बंदर भी है, हो सकता है वो शेर भी हो, है ना। तो इसमें कौन सा जानवर है ये हमें पता नहीं चलता है, बल्कि ये शब्द हमें पूरी जानवर जाति का बोध करा रहा है। उसके बाद है मछली। मछली एक ऐसा शब्द है जो पूरी मछली जाति का बोध करा रही है। इस तरह शहर, यह भी पूरी शहर जाति का बोध करा रहा है। अब इसमें कोई भी शहर हो सकता है, इसमें बेंगलोर हो सकता है, कानपुर हो सकता है, नागपुर हो सकता है, इलाहाबाद हो सकता है। कौन सा शहर है यह हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पता नहीं चल रहा है। शहर शब्द पूरी शहर जाति का बोध करा रहा है। तो इसी तरह बालक जो है, लड़की, वकील, अध्यापक, ये सारे शब्द ये किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान का बोध न कराते हुए उनकी जातियों का बोध करा रहे हैं। तो वे शब्द जिनके माध्यम से हमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का पता न चलते हुए उसकी जाति का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, या वो शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हमारा तीसरा भेद जो है वो है भाववाचक संज्ञा।